तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हाथरस की तरफ बढ़ चुके हैं। हाथरस वो जा रहे हैं, लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके होंगे। इससे पहले आज जो डेवलपमेंट हुए उसके मुताबिक हाथरस के जो पीड़ित परिवार है उससे पत्रकारों को मिलने की इजाजत दे दी गई। उसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और राज्य के डीजीपी दोनों मिले और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जाने की अनुमति मिल गई और इसके बाद वो हाथरस पहुंच रहे हैं। प्रियंका राहुल समेत 5 नेताओं को जाने की अनुमति मिली है। सीधे चलते हमारे कई सारे सहयोगी हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए प्रियंका राहुल के जाते हुए मेरे साथ कई सारे खास सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ विद्या है बलरामपुर से, मेरे साथ सबीना है जो कि मेरे साथ 12 से जुड़ी हुई है, मेरे साथ मोहित दुबे हैं जो कि डीएनडी से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ धीरेन्द्र है जो कि हाथरस से जुड़े हुए हैं। सुशांत भी है, वाराणसी से हमारे साथ है। वहां पर भी आजमगढ़ में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी के काफिले की आगे बढ़ते हुए यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर और राहुल गांधी इस वक्त हाथरस के लिए निकल चुके हैं। सबीना, वीरेंद्र और धीरेन्द्र और विद्या, सबसे पहले धीरेन्द्र के पास चलेंगे। धीरेन्द्र, मुझे बताइए कितनी देर में राहुल गांधी पहुंच सकते हैं और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी प्रेस वहां पर खड़ी है और अब क्या पीड़िता के परिवार से सबको मिलने की इजाजत मिल गई है? और देखिए इस समय अगर हम लोग बात करें कि कुछ ही वहाँ से निकलने के बाद जो पूरा रास्ता है उसके रास्ते के बाद वो सिंगल वे है, यानी अभी घंटों लगेंगे उनको पहुँचने में। अगर एकदम वो सीधे आ रहे हैं तो भी हम ये मान के चलते हैं 1.5 से 2 घंटा उनको कम से कम लगना चाहिए, कम से कम होगा। और इसके बाद यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा तमाम मीडिया यहाँ बैठा है, इसके बाद बाहर है और यहाँ ये चूँकि घर के अंदर है, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक आपको पैदल चल के आना होता है गाँव के बाहर से अंदर तक के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। वहाँ से फिर आप अगर पैदल आते हैं तो पैदल आने में आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं और उसके बाद वो तमाम रास्ता आपको दिख रहा होगा। इस पूरे घर में ये एक छोटा सा 2 कमरों का घर है जिसमें आपको इस 2 कमरों के घर में यहाँ तमाम लोग इस समय मीडिया के ही लोग आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि उसके परिवार के लोग दीपक जी अंदर एकदम बंद हैं, वो एकदम अंदर हैं। उनको मालूम है कि राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन वो चूँकि जिस तरह से 2 अफसर आए थे उस वक्त भी यहीं सी बरामदे में मिले थे और राहुल गांधी से भी यही मुलाकात होगी और अलग अलग लोग भी यहाँ पहुँचकर उनके साथ इस लड़ाई को लड़ने का भरोसा दिला रहे हैं। कुछ अलग लोग हैं, एनजीओ हैं, कुछ लोग हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें कि इस समय ये गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है घर और मीडिया यहाँ इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी का, क्योंकि जिस तरह से वो आने की कोशिश कर रहे थे, सवाल ये है कि क्या दीपक जी इस पूरे राहुल गांधी या राजनीति से इस पूरे परिवार को इंसाफ मिलने में कोई मदद मिलेगी या नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि जिस तरह से जिस जघन्य अपराध को किस तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, पर्दा डालने के बाद अगर हम लोग देखें जब वो नहीं दबा तो उसके बाद जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है कि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया और उसमें पूरा टॉप अगर हम लोग देखें डीएम और डीएम से लेकर एसएसपी तमाम लोगों को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। वो आज अगर ऑफिसर से बात कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि ऑफिसर्स के साथ जो बातचीत थी उसमें भी उनका दर्द यही था कि आखिर उनके साथ ये क्या किया गया। अगर मैं इस बात को कहूं दीपक जी की पहली उनकी मांग ये थी कि वो डीएम जिसने जी मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूं। पहला, परिवार पर यह आरोप लगा कि कुछ लोग उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे सरकार से सेटलमेंट ना करे। यह आरोप एक वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में लगा है, उसको आपने भी देखा होगा और बीजेपी उस आरोप को दोहरा रही थी और उसके बाद यहां पर एक तरह का तनाव पैदा किया जाए। परिवार का इन आरोपों पर क्या कहना है? और दूसरी बात, परिवार ने आरोप लगाया था कि उनको बंधक बना लिया गया, उनका फोन छीन लिया गया, इसके बारे में परिवार का क्या कहना है? देखिए उन्होंने उस समय की बात सबसे पहली बात हुई कि जैसे उनसे सबको मिलने की अनुमति दी तो कुछ चीज़ें उनकी एकदम उन्होंने बदला है। जैसे कि उन्होंने कहा कि उस समय जिस तरह मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो मीडिया से बात करना चाहते थे, उसके बाद से उनका कहना है कि कम से कम लोगों से उनको बातचीत करने दी जा रही है। और उस 40 मिनट की बातचीत में जो उन्होंने अवनीश अवस्थी और डीजीपी HC अवस्थी के साथ की थी उसमें भी उन्होंने इस तमाम चीज़ों को उठाया कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ, उनका फ़ोन किस तरह से रखा गया, उन तक सूचनाएँ किस तरह दी,
थी। और सबसे बड़ा जो सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ दीपक जी, जिस पर वो लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि वो जो शव जलाया गया, वो कह रहे हैं कि हमको उसका फोटो तक नहीं दिखाया गया, हम वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि वो उनका शव है। ये एक बड़ी बात जो उनकी बातचीत से निकल के आ रही है। उनका कहना यह था कि हमको वो एक फोटो भी दिखाया जाता तो हम ये मान लेते कि वो शव हमारी बेटी का है। यानी ये एक सवाल उठा रहे हैं कि हमारी बेटी का वो शव है या नहीं, ये कैसे होगा। तो उनका कहना यह था कि परिवार को एक तो बातचीत अब बंधक नहीं है, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर ठीक है। उनका कहना है कि अब उन तक लोग पहुंच रहे हैं, वो लोग मीडिया से भी बात कर रहे हैं। और जो दूसरा कारण यह है कि उनका जो सामान, जिस तरह से पुलिस का भी है और जिस तरह से उन्होंने सबूतों को दबाने की कोशिश की, वो उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। जी ठीक है, आपने बताया। और तीसरा आरोप परिवार पर यह लगा कि पहले वो कुछ और कहते रहे और पुलिस को बाद में कुछ और कहा। इसके बारे में परिवार का क्या कहना है? जैसे सबसे पहले उनके मां का एक वायरल वीडियो है जिसमें वो कहती है कि मेरी बेटी का रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई, सिर्फ एक ही आदमी था, उसका नाम शायद वो संदीप बताती है। उस पर परिवार का क्या कहना है? देखिए, परिवार अभी इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब देने के उसमें उसका कहना यह है कि वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसका जिनके साथ विरोध था, जिन लोगों ने उसके साथ उसकी बेटी के साथ ये काम करने की कोशिश की और जिस तरह का मर्डर हुआ, उस पर उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अभी वो सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। चूंकि हम उनसे अगर ये बात करने की कोशिश करते हैं तो वो तमाम सवालों से दूर है। उनका कहना यह है कि जिस तरह से उन्होंने नार्को पर कहा, जिस तरह सवाल हम लोग अगर उठा रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि नार्को का, अगर आप किसी विक्टिम फैमिली का कभी नार्को हुआ हो तो हम भी तैयार हैं। यानी आप, उनका कहना यह है कि अगर उन पर इस तरह के सवाल उठाकर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इन बेसिक सवालों को दबा सकें, ये लगातार उनका कहना है और वो इस तरह के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि आप ये देखिए कि हम विक्टिम हैं या नहीं, क्या हमारी बेटी का कत्ल हुआ कि नहीं, क्या उसके साथ रेप किया गया कि नहीं, आपको ये चीज़ों का जवाब ढूंढना है। और यही बात उन्होंने अधिकारियों से की। अगर मैं दीपक ये कहूँ कि सीधे सवालों से, उनका उन सवालों से, वो जो उन विवादों के सवाल हैं उनसे किनारा है। बाकी सीधा उनका जवाब यह है कि पहले आप हमको, हमारे साथ जो हुआ उस पर बात करें। जी ठीक है, सीधे सबीना के पास चलता हूं। सबीना, 12 में क्या अपडेट मिला? ये बेटियां कहाँ है? क्योंकि बार बार ये कह रहे थे अशोक गहलोत, कोई भी आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, बीजेपी का नेता आ जाए, स्मृति ईरानी आ जाए, बीजेपी के कोई लोग आ जाए, पर ये बेटियां है कहाँ? लाल सिंह मुझे बता रहे थे कि ये बेटियां कहाँ है, शायद किसी को नहीं पता। बिल्कुल दीपक, और यही सबसे बड़ा सवाल है दीपक जी, क्योंकि 12 की बेटी क्या बेटी नहीं है? इतनी खामोशी यहाँ पर क्यों दिखाई देती है? ये भेदभाव यहाँ पर क्यों हो जाता है? देश की जनता बेटी को बेटी मानती है, लेकिन सियासत यहाँ पर राज्यवार तरीके से बेटी को क्यों यहाँ पर देखने को मिलती है? शायद यही सियासी रंग देखने को मिलता है। यहाँ बिल्कुल खामोशी है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई उसके लिए नारेबाजी कर रहा हो या उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन न्यूज नेशन की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि हाथरस की बेटी के लिए आवाज मत उठाओ, लेकिन हम ये कहते हैं कि 12 की बेटी जो है उसकी भी अस्मत उतनी ही खास है जितनी देश की बाकी बेटियों की है। ये तय करके यहाँ पर आखिर कौन चलता है कि हमें किधर आना है और किधर नहीं आना है? देखिए, अगर जज्बात है, भावनाएं हैं, अगर पार्टी कहती है भाई नहीं हम तो जाएंगे यूपी और आप विपक्ष हैं इसलिए वहां पर आप जा सकते हैं, तो क्यों? क्या अपने घर में अगर आग लगी हो, अपने घर की बेटी को अगर तकलीफ पहुंची हो, तो क्या ये बड़े जनप्रतिनिधि, ये बड़े आला कमान, चाहे कांग्रेस पार्टी के क्यों ना हो, जिन्हें हाथरस में जाकर ये पूरा सियासी बवंडर मचाना है, यहाँ पर आकर क्यों रिपोर्ट नहीं मांगते हैं? और यहाँ पर कहा जाता है कि हम जो रिपोर्ट देते हैं उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि अपने घर की आग अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही, तो सवाल यही उठता है कि 12 की बेटियों के लिए इंसाफ की ये लड़ाई हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिन सियासी पार्टियों से उम्मीद की जा रही है आखिर वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार बने हुए हैं। लाल सिंह, 12 की बेटियों के लिए इंसाफ न्यूज नेशन इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारी नजर में देश की हर बेटी की वो कीमत है, लेकिन क्यों यहाँ की बेटी की सुध नहीं ली जा रही है? ना सियासी पार्टियों की तरफ से, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से। बयान बदले जा रहे हैं उनके, जबरन दबाव देकर। देखो सबीना जी, सबसे पहले मैं देश के सामने एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह है अन्नपूर्णा धरती, जिसे 12 की धरती कहते हैं। न्यूज नेशन खड़ा है इस धरती पर और ये शपथ लेता है इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। कोई लोग इनके लिए आवाज उठाए नहीं उठाए, न्यूज नेशन आवाज उठाता रहेगा हर उस बेटी के लिए जिसकी क्या यहाँ पर है। बिल्कुल है सबीना जी, कब तक रहेंगे ये मालूम नहीं है। नहीं हो सकता है सबीना जी, हमारे कैमरों की वजह से अंदर है वो नहीं जाए, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, सिविल ड्रेस में तैनात है, चारों तरफ तैनात है,
अंदर तैनात हैं। जैसे ही उनको लगेगा कि यहाँ मीडिया आ गया है, न्यूज नेशन आ गया, तो हो सकता है अगले घर में गायब कर दें। यही लगातार इनके कल से हो रहा है। और दीपक जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब न्यूज नेशन ने बहुत प्यार से, हमारे तमाम सहयोगियों ने, संवाददाताओं ने बहुत प्यार से उन बेटियों से पूछा उनका दर्द, तो उन्होंने अपना दर्द हमारे कैमरे में बयां किया। जो बयां उन्हें करना चाहिए था पुलिस स्टेशन में, उनसे जोर जबरन करके ये बुलवाया गया कि किसी भी तरह से उनके साथ ये दुष्कर्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने, आरोपियों ने सीधे और साफ तौर पर धमकी दी थी कि मुंह खोला तो जहां है वहीं मारेंगे। ये धमकियां उन दो बेटियों को यहां पर दी जाती है और सीधे तौर पर ये केस रफा दफा हो जाता है। मालूम ही नहीं है कि आरोपी कहां है। नाबालिग आरोपी छूट जाते हैं, जो बालिग है वो दूर दूर तक कहीं पता नहीं चलता। ये भेदभाव हो रहा है बारा की बेटियों के साथ में, ये भेदभाव हो रहा है। सबीना जी, यही तो हो रहा है। आप देखिए पुलिस इसमें बड़ा तगड़ा गेम खेल रही है। पुलिस क्या कह रही है कि जो ले जाने वाले थे नाबालिग थे, ठीक है, मान लिया नाबालिग थे, कानून काम करेगा अपना, लेकिन पीड़िता ये कह रही है कि जो ले गए थे मैं उनकी बात नहीं कर रही। मेरे साथ जयपुर में, कोटा में, ग्वालियर में ले जाया गया, लगातार रेप हुआ, और वो कौन थे मैं नहीं जानती। उनके चेहरे आखिर क्यों नहीं ला रही गहलोत सरकार? और हमारे कैमरे के सामने साफ तौर पर कहा उन बेटियों ने, जब शुरुआत में ही हमने ये इस पूरे मामले की तह तक गए कि हमें एक ही कमरे में रखा, यानी दोनों बहनों को एक ही कमरे में रखा गया। और सोचिए किस तरह से 3 दिन तक उन बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है। और शर्मनाक तस्वीर पुलिस प्रशासन की तरफ से देखिए क्या सामने आती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। 164 सीआरपीसी के तहत बेटियां कह रही हैं, मजिस्ट्रेट साहब खुद सखी केंद्र जाते हैं और वहां से बातचीत करते हैं और उनके सामने बेटियां कहती हैं नहीं हमारे साथ में तो कुछ नहीं हुआ, पापा हमें घुमाने नहीं ले जाते थे इसलिए हम वहां चले गए। मतलब आप बच्चियों की इन बातों में आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, जिनका दर्द आप समझ नहीं सकते हैं, जिनके दर्द को आप महसूस नहीं करना चाहते हैं और कह देते हैं कि नहीं वो तो अपनी मर्जी से यहां पर गई हुई है। कितनी बड़ी नाकामी यहां पर पुलिस प्रशासन के सामने आती है। और अगर बारा की बेटियों को कुछ हो जाता है, अगर इन बेटियों की जान पर खतरा आता है, तो इसकी जिम्मेदारी यहां पर कौन लेगा? लाल सिंह देखिए, यहां पर हमारा मकसद बारा की बेटियों को इंसाफ दिलाना तो है ही, साथ में उन आरोपियों को भी गिरफ्तार करना है जिन्हें छोड़ दिया गया। जी मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी जो जानकारी है बेटियां शायद मिडिल स्कूल में पढ़ती है, एक 6ठी में और दूसरी 8वीं में, ऐसा ही कुछ है क्या? बहुत कम उम्र है, नाबालिग तो है पर बहुत छोटी है। बिल्कुल बहुत छोटी है, बिल्कुल, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उन बच्चों की तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन हम उनके चेहरे को देखकर, उनके डील डॉल को देखकर समझ सकते थे। दीपक जी, वो सहमी हुई थी बच्चियां, मतलब साफ तौर पर वो कह रही, मेरे रोंगटे तक खड़े हो रहे हैं, वो बच्चियां ये कह रही थी कि हमें जान से मार दिया जाएगा, मेरे पापा को, मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मार दिया जाएगा अगर हमने खोला। आरोपी देखिए क्या कहता है, जहां दिख गई वहीं मार दूंगा अगर मुंह खोल दिया। ये हिम्मत है और यही पुलिस प्रशासन है कि वो जानती नहीं है इस वक्त आरोपी कहां है, उसे मालूम होगा कि बारा की बेटियां कहां हैं और ये बेटियां अभी इस वक्त यहां पर हैं। हो सकता है कि इस वक्त वो न्यूज नेशन देख भी रही हो, क्योंकि दूर दूर तक मुझे तो और कोई नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए यही विडंबना नजर आती है, जहां सियासत जाती है हर कोई वहां चला जाता है, लेकिन जहां खामोशी जाती है वहां न्यूज नेशन मौजूद है। हम बार-बार अपना नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें अपने आप को चमकाना है, हम अपना नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी निभाने आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सबीना, और यही हमारा सवाल है। हाथरस की बेटी है, हम मानते हैं, उसके इंसाफ के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन बारा की बेटी से इंसाफ कब? लेकिन आजमगढ़ की बेटी से इंसाफ कब? लेकिन बलरामपुर की बेटी से इंसाफ कब? सिरोही की बेटी से इंसाफ कब? बांसवाड़ा की बेटी से इंसाफ कब? हाथरस और मैनपुरी में इंसाफ कब? सीधे चलता हूं बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर। विद्या, क्या बलरामपुर में कोई और कैमरा क्रू आपको दिखाई दे रहा है आसपास नजदीक में, जहां पर एक दलित बेटी जो कॉलेज में एडमिशन कराने गई, एडमिशन करा के आती है, वापस आते हुए 2 लोग उसको पकड़ते हैं, बलात्कार करते हैं और मरणासन्न अवस्था में वो अपने घर पहुंचती है और अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देती है? दीपक जी देखिए, यहाँ पर कोई लिबरल लेफ्ट मीडिया वाला आपको नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई दूसरा कैमरा नजर नहीं आ रहा है आपको। हम दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो सांत्वना देने के लिए इस परिवार के लिए आए हुए हैं। सियासी पार्टियां जो आसपास के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हमने देखा है कि आप दिखा रहे थे तस्वीर दीपक जी कि डीएनडी पर, दिल्ली नोएडा जो रास्ता है वहां पर किस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस रैली निकाल रही है, वहां पर सड़क मार्च करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। लेकिन
यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि ये बलरामपुर है, ये 750 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और यहाँ पर आना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर आकर बात करना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर इसलिए आसान आना नहीं है क्योंकि यहाँ पर आने से आपका वोट बैंक खिसक सकता है। हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि अगर हाथरस की बेटी के लिए आप लड़ रहे हैं तो फिर बलरामपुर की बेटी के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उस बेटी ने जितना दर्द सहा उतना ही दर्द इस बेटी ने भी सहा है। और दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि देश ने निर्भया के कांड दिल्ली का देखा है, और बलरामपुर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं दीपक जी, मुझे बोलते बोलते मेरा गला बैठ जाता है, मुझे रोना आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं। ठीक उसी तरह की ये घटना है। हमने दिल्ली में खूब प्रदर्शन देखे थे, उस वक्त देश भर में हमने देखा था कि लोग कैंडल लेकर निकल रहे थे दीपक जी, लेकिन यहां पर कोई क्यों नहीं है? क्यों यहां पर बलरामपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर बलरामपुर में आकर और इस बेटी के लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए? लेकिन आज जिसकी आवाज पूरे देश को सुननी चाहिए दीपक जी, उनकी आवाज मैं चाहता हूं कि आज पूरा देश सुने। माता जी हमारे साथ हैं, उस बिटिया की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने बहुत पीड़ा सही है और जिस बेटी को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया। लीवर और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ठीक उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं, लीवर और आंत को डैमेज कर दिया गया था। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई थी कि घर तो वो लड़की पहुंची थी, लेकिन यहां से जब तक परिवार हॉस्पिटल ले जाता तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। माता जी हमारे साथ हैं, देखिए माता जी का रो रो कर बुरा हाल है, और हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ लोग आते हैं मिलते। माता जी, ये सब घटना घटी, एक तो बताइए कि वो लोग कौन हैं और वो लोग आते हैं इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, उस वक्त क्या पुलिस प्रशासन और इन लोगों के पास आप लोग पहुंची थी? हाँ पहुँचे थे उस समय। हमारी जब बच्ची ख़त्म हो गई है तो तुरंत गए थे हम सब कोतवाली, रिपोर्ट लिखाए हैं। रिपोर्ट लिखाए हैं, इतने में पता चला है जहाँ हमारे बच्ची को किडनैप कर रखे थे वहाँ पे पता चला। फिर वहाँ पे गए, जो लड़का था साहिल, वो अपने दुकान में ही किडनैप कर रखा था हमारे बच्ची को। फिर उसको साहिल को, और एक का क्या नाम था, शाहिद, उस शाहिद को और साहिल को पकड़े और उसके बाद में छीनबीन कर रहे हैं पुलिस वाले। माता जी, एक रिक्शे पर बिटिया को, रिक्शे पे हमारी बिटिया गई थी एडमिशन कराने, सुबह 10 बजे मम्मी बिमला विक्रम में वो बीकॉम कर रही थी। फिर कही मम्मी हम जा रहे हैं अभी एडमिशन करा के 12-1 बजे तक हम चले आएंगे। फिर 12-1 बज गया, 2-3 बज गए, 4 बज गए इंतज़ार करते करते। फिर हम फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन घंटी जाए, कोई मोबाइल उठाए नहीं। फिर ऐसे हमारे दिल में एकदम उलझन सी, घबराहट सी बन गई कि हमारी बच्ची कहाँ चली गई, नहीं पता लग रहा है। उसके बाद जो बातें हुई और उसके बाद जो घटना हुई उसको देखकर पूरा देश दहल रहा है। और हम लोग दिल्ली से आए हैं, जब सुन रहे हैं दीपक जी, तो हम लोग मतलब समझिए कि यहाँ जब खड़े होते हैं, बात करते हैं परिवार से, तो रोना आ जाता है। अब जरा सोचिए सियासत कैसे हो गई है। ऐसी सियासत कि आप 2 बेटियों में फर्क करेंगे, ऐसी सियासत कि आप 2 रेप में फर्क करेंगे, ऐसी सियासत कि आपको लगेगा कि वोट बैंक आपका कहाँ है, कहाँ से आप वोट जुटा सकते हैं, कहाँ से नहीं जुटा सकते हैं। बिल्कुल विद्या, सही बात है, लेकिन एक लार्जर सवाल भी है कि बेटियों के ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में क्यों, इस पर भी हम बात करेंगे। बेटियों के ऐसे हालात राजस्थान में क्यों, बेटियों पर अपराध आखिरकार कम क्यों नहीं हो रहे, ये लार्जर सवाल है जिसको न्यूज नेशन लगातार उठाता रहेगा। क्योंकि चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब वादा कर रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षा देंगे, सबने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, लेकिन वो सुरक्षा क्यों नहीं है, ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।